गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है ना? ओके ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा देखो, तो बेसिकली सच में गुड मॉर्निंग मुझे भी लग रहा है बिकॉज मार्केट के एंगल से, ठीक है, जैसा हम लोगों को लगा था वैसा ही कुछ हुआ है क्या सर? इन आवर प्रीवियस क्लास डिस्कशन या फिर लास्ट 2 दिन से जो हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे, कहीं ना कहीं मार्केट कुछ वैसा बिहेव किया। आप लोगों ने देखा मार्केट? सर आप लोग तो पहले ही देखते हो, मैं तो थोड़ा लेट ही देखता हूँ। सबको दिख रहा है? स्क्रीन शेयर है? बोलो सर। हेलो, स्क्रीन शेयर আছে? হ্যাঁ স্যার আছে। ओके सर, ठीक है। सर स्टॉक मार्केट, ऑप्शंस मार्केट में हम लोग आज डेल्टा को ही कंटिन्यू करेंगे। बट एक बार जैसे कि रेगुलर हम लोग मार्केट दर्शन करते हैं, तो मार्केट का दर्शन कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो सर यहाँ पर लास्ट 4-5 दिन में क्या हुआ है। मार्केट में एक सेल प्रेशर चला है, ठीक है, और क्योंकि सेलिंग प्रेशर चला है तो मार्केट भी उसी तरह रिएक्ट किया है और लगातार 2 दिन गैप डाउन दिया। लेकिन आज मार्केट गैप अप से स्टार्ट हुआ था। आई होप आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। 150 পয়েন্টটা পজিটিভ ছিল, সেটা কনভার্ট হয়ে গেল লসে কনভার্ট হয়ে গেল। সে তো হবেই, মানে আপাতত ইনডিসিশন আসছে, ঠিক আছে। যেরকম আমি বলেছিলাম ক্লাসে, মনে পড়ছে কিনা দেখ, বলেছিলাম না फ्राइडे থেকে स्लोली स्लोली मार्केट क्या करेगा, धीरे धीरे एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करेगा, ठीक है। आई थिंक आज जब मार्केट क्लोज होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी के साथ ही क्लोज करेगा। और मंडे से आपको मंडे एंड ट्यूसडे ऑल्सो, ये 2 दिन में स्पेशली यहाँ पर इस बार क्या होगा, ट्यूसडे को आपको बहुत बड़ा रैली देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्यूसडे को क्योंकि रिजल्ट डे है और उस दिन इंट्राडे रैली बहुत भयंकर हो सकता है। और ध्यान से देखो, अगर इंट्राडे भी कोई देख रहे हो आप लोग, तो जो लोग कैंडल स्टिक के बारे में जानते हो और जो नहीं भी जानते हो, इसको हम लोग नॉर्मली जो बन रहा है काइंड ऑफ अभी तक हरामी पैटर्न की तरफ एक इशारा दे रहा है। ऐसे तो ये कंफर्म नहीं है बिकॉज ये डे चार्ट मैंने ओपन करके बैठा हूँ, और डे चार्ट जब तक 3:30 नहीं बजता तब तक कंफर्म नहीं करता ये सच में हरामी बनेगा कि नहीं बनेगा। बट इट्स लुक लाइक अ हरामी अभी तक का जो सिचुएशन है। अगर मैं इसको आवरली चार्ट में कन्वर्ट करूं, 1 घंटा हुआ है मार्केट में, तो आवरली चार्ट में अगर देखा जाए तो 9:15 में एक रेड कैंडल बना था। फिर नेक्स्ट 10-15 में, नेक्स्ट लास्ट एक एक घंटा में सर, लास्ट 1 घंटा में एक ग्रीन कैंडल बना है, एक छोटा सा कैंडल, जिसमें वॉल्यूम है हल्का फुल्का, ऐसा नहीं कि खराब वॉल्यूम है, हल्का फुल्का वॉल्यूम है। दैट इज दिस कैंडल। इसको अगर मैं और थोड़ा सा इलाबोरेट करके और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको 15 मिनट्स के चार्ट में देखता हूँ। तब देखो 15 मिनट के चार्ट में आज जब मार्केट स्टार्ट हुआ, देखो मैं आप लोगों को कल ही बोला था कि सर आप लोग ऑब्जर्व करिएगा, आप लोग ऑब्जर्व करिएगा। थर्सडे जब मार्केट, क्योंकि कल ऐसे ही मार्केट एक्सपायरी था, थर्सडे ऑप्शन एक्सपायरी डेट होता है, और ऑप्शन एक्सपायरी डेट में अगर बेयरिश मोमेंटम रहता है तो मार्केट में एक बेयरिशनेस नजर आता है। ये मार्केट का एक कैरेक्टर है सर। ये क्या बना था, ये एक्चुअली कल मार्केट क्लोजिंग टाइम पे बना था, ठीक है, 15 मिनट चार्ट में, निफ्टी 50 में। ये ऑलमोस्ट एक, इसको क्या बोलते हैं सर हम लोग? बुलिश इंगल्फिंग बोलते हैं। क्योंकि देखो सर, पैटर्न 1 मार्केट डाउन मूवमेंट में था। देखो सर एक्चुअली क्या है ना, हर टाइम आप लोग अगर मैंने नॉलेज के साथ रेडी रहोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। कल
मार्केट जब 3.15 के आसपास के टाइम हुआ था, उसी टाइम पे ये सिचुएशंस बिल्डअप हो चुका था। ठीक है, तो ये देखो पैटर्न 1 में बियरिशनेस, पैटर्न टू क्या कर रहा है सर, पैटर्न 1 को कंप्लीटली इंगल्फ कर रहा है। और ऐसे अगर डाउन ट्रेंड में होता है, ठीक है, ऐसा सिचुएशंस अगर डाउन ट्रेंड में होता है तो हम लोग को एक बुलिशनेस का एक आवाज आता है। और ये बुलिशनेस का आवाज कल से स्टार्ट हो चुका था। कल जब मार्केट क्लोज हुआ था 15 मिनट चार्ट से ये एकदम क्लियर कट दिख रहा है। उसके बाद देखो सुबह जब 9:15 को स्टार्ट हुआ, ये देखो सर शेयर मोटा मोटी 22,450 से 22,500, उसके बाद भी लेके गया अप्रॉक्स 22,600 तक उठा के लेके गया। और इस टाइम पे अगर आप लोग कॉल ऑप्शंस को ऑब्जर्व किए हो तो कॉल ऑप्शंस पे भी प्रीमियम ने अच्छा खासा दिया है। आई थिंक दौरानी ने देखा होगा। हाँ दौरानी देखे चीज है सर। अरे कॉल का भी प्रीमियम में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। अगर आप कॉल निफ्टी का ही देख लो, ठीक है, अगर आप निफ्टी का ही देखते हो तो फॉर एग्जांपल अगर 22,500 6 जून का कॉल 15 मिनट्स में तो गिरा है, लेकिन ये देखो लुक एट दिस सिचुएशन, स्टार्ट हुआ था मोटा मोटी 475 से 500 पार 500 के आसपास। ठीक है, ये 22,500 का कॉल ऑप्शन दिखा है आपको। अगर आप 22,600 का भी देख लेते हो, ये 6 जून एक्सपायरी का मैं दिखा रहा हूँ, इसमें भी आप प्रीमियम देखो सर, ये सब प्रीमियम है। हाँ, दीज आर प्रीमियम्स नॉट द इंडेक्स वैल्यू सर। इसमें भी मोटा मोटी आपको देखने को मिलेगा दिस वन 425, ये भी 25 अप्रॉक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक गया था सर 450 तक चला गया था, उसके बाद डाउन हुआ। यानी मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग दिया एक पॉजिटिविटी के साथ, फिर से मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। मैंने अभी श्योर नहीं है मार्केट, अभी मार्केट श्योर नहीं है कि इसको कितना पॉजिटिव लिया जा सकता है। हाँ बोलो सर, कुछ सर कहना चाहते हो? हाँ बोलो। सर वो ना हम 22,700 वाला कॉल बाई किए कल, तो कितना दिन रखेंगे, ट्यूसडे तक? अभी क्या सिचुएशन है? अरे गिर गया और 30 अरे वो पॉइंट से गिर गया। हाँ, मैंने उठा था फिर गिर गया। हाँ कल तो उठ गया रात होते होते। होल्ड करो सर, होल्ड करो। ट्यूसडे तक? हाँ आराम से होल्ड करो। ठीक है। ठीक है, देखो ये इसको भी देखो, ये भी देखो मूव दिया था। ठीक है, यस, इस पॉइंट से भी अगर किसी को समझ में आता है हरामी ऑलमोस्ट, ठीक है, 350 360 में भी अगर किसी को समझ में आया था, उसके बाद देखो ऑलमोस्ट यहाँ पर पॉजिटिव, फिर यहाँ तक गया था, यानी कितना 400 तक गया था, 50 पॉइंट का मूव दिया था सर। उसके बाद जो गिरा है, हाँ सर, उसके बाद गिरा इसलिए है क्योंकि मार्केट इज नॉट वेरी श्योर कि अभी क्या किया जाए। ठीक है, बिकॉज यहाँ मैंने बेसिकली पॉइंट है कि एफआईआई का मोमेंटम बहुत अच्छा अभी तक नहीं है। मैंने ऐसा लग रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स वापस मार्केट में आ सकता है। अब ये एजम्पशंस करना इसलिए जरूरी हो जाता है बिकॉज इसमें श्योर शॉट कहना तो किसी के लिए बस के बात नहीं है सर। कौन बोल सकता है कि एफआईआई फिर से पैसा डालेगा नहीं डालेगा? बस एक प्रिडिक्शन ऐसा हो सकता है क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट डे पे इंट्राडे मूवमेंट अच्छा होगा, क्योंकि आउटकम के बारे में मार्केट पॉजिटिव है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड हाउस, ये लोग पॉजिटिव है। और एक चीज पॉजिटिविटी हुआ है सर, आरबीआई। ठीक है सर, आरबीआई में क्या हुआ है सर, मैं आपको बताता हूँ आरबीआई में क्या हुआ है। सर आरबीआई के पास हम लोगों का ना फिजिकल डेटा होता है। ठीक है, फिजिकल डेटा एज वेल एज आरबीआई का इनकम। ठीक है, तो अगर आप आरबीआई के बारे में थोड़ा जानते हो, इसका एक लेटेस्ट खबर है, आरबीआई का बैलेंस शीट ग्रो किया है 11.07%। अगर आप लोगों को ये खबर है, ऐसे मैं बताया था लास्ट क्लास में, आप लोगों को याद है परसों या उसके पहले दिन मैं आप लोगों को बताया था कि जीडीपी का एक फोरकास्टिंग आने वाला है आरबीआई की तरफ से। और उसमें आरबीआई ने क्या बताया, देखो आरबीआई बैलेंस शीट ग्रोज 11%, 70 लाख में आरबीआई का बैलेंस शीट बढ़ा है। और ये एक ब्लॉकबस्टर फिस्कल है सर। मैंने आरबीआई के हिसाब से एक ब्लॉक फिस्कल का मतलब होता है फाइनेंशियल रिजल्ट्स। मैंने बेसिकली देखो आरबीआई का इनकम बढ़ रहा है, क्यों? बिकॉज देश का इनकम बढ़ रहा है। ठीक है, बैंक का इनकम बढ़ रहा है। The increase on asset side was due to rise in foreign investments, gold and loans, and advances by 13.9%। माने बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लोन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लोगों को लोन भी ज्यादा दे रहा है। ठीक है,
तो हर चीज में देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आरबीआई का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। आरबीआई का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है और इतना अच्छा रहा है कि वो गवर्नमेंट को भी दे रहा है। आप देख सकते हो ये एक इकोनॉमिक इवेंट है, आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब इम्पैक्ट मार्केट को पड़ता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैलेंस शीट ग्रू 11.07%, इसका वैल्यूएशन से अप्रोक्स 70 लाख करोड़ इन द फाइनेंशियल फिस्कल एंडेड मार्च 31 2024 कंपेयर टू 63 इन 22-23। मैंने लास्ट ईयर 63 लाख करोड़ का इनका ओवरऑल ग्रोथ हुआ था बैलेंस शीट साइड में। वहां पर इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 31 मार्च 2024 के एंड पे ये 70 लाख करोड़ मैंने ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ में इसका इंप्रूवमेंट दिख रहा है। ड्यूरिंग द फिजिकल 2023-24 आरबीआई इनकम ग्रू 17%, 17% में आरबीआई का इनकम बढ़ा है, ठीक है। वाइल प्रोविजन टुवर्ड्स कॉन्टिजेंसी फंड, ये सब मैं अब डिटेल्स में और नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, ये सब थोड़ा फंडामेंटल मैटर है, बट मोटा मोटी आपको एक बता रहा हूँ सर कि उसमें देखो गवर्नमेंट को 2 लाख करोड़ का गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया आरबीआई। रिकॉर्ड हाई सरप्लस ट्रांसफर क्या दिख रहा है, रिकॉर्ड लीडिंग टू रिकॉर्ड हाई सरप्लस ट्रांसफर। मैंने आरबीआई के पास इतना पैसा हुआ है कि वो सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 लाख करोड़ अमाउंट ट्रांसफर भी कर पा रहे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्यों मैं आपको समझा रहा हूँ, बिकॉज ये हमारे देश के इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा फंक्शन देता है। द बैलेंस शीट ऑफ आरबीआई प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन फंक्शनिंग ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी, लार्जली रिफ्लेक्टिंग द एक्टिविटीज कैरिड आउट इन परस्यूट ऑफ इट्स करेंसी इशूज फंक्शंस एज वेल एज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी माने देश में कितना पैसा छापा जाएगा, ठीक है, देश में बैंक के पास कितना पैसा होएगा, बैंक कितना लोन दे सकता है, लोन का इंटरेस्ट क्या हो सकता है, वगैरह वगैरह, ये मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। एवरी क्वार्टर में आप लोग देखना स्टॉक मार्केट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, दैट इज रेपो एंड रिवर्स रेपो, ठीक है। तो आरबीआई ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से करता है। अब मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, नहीं तो ये इकोनॉमिक्स क्लास लगेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इंक्रीज ऑन एसेट साइड वाज ड्यू टू राइज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट। रिसेंटली आप लोगों को मैंने एक डेटा दिखाया था कि आरबीआई ने कितना गोल्ड इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसलिए आरबीआई का एसेट बहुत इंक्रीज किया है। 8 लाख करोड़ का एसेट गोल्ड परचेस किया है कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले, जिस टाइम पे गोल्ड का प्राइस 67,000 से 76,000 तक हो गया था, ठीक है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स सर जो आसपास में घट रहा है और उसका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट को भी पड़ता है। यानी बेसिकली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को ना ये सब चीजें बहुत पॉजिटिव दिखाता है सर, क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हमेशा देखता है कि गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है, ठीक है। अब देखो विरोधी, मैंने जो लोग पॉलिटिकल बातें सुनते हो, सुनना चाहिए, पॉलिटिकल बातें सुनना भी जरूरी होता है, बट अगर आप देखोगे पॉलिटिकल नाराबाजी में ना जो ऑपोजिशन लीडर्स होते हैं वो हमेशा, चाहे आज जैसे मानो आज बीजेपी लीडिंग पार्टी है, कांग्रेस या मिलीजुली जो यूपीए है वो ऑपोजिशन में है, तो यूपीए या कांग्रेस ऑपोजिशन में है तो ऑब्वियसली वो क्रिटिसाइज ही करेगा, ठीक है। अच्छा चीज के बारे में हमारे देश में पॉलिटिकल सिचुएशंस में पता नहीं, मैंने आई डोंट नो ये प्रैक्टिस क्यों है, बट यही देखने को मिलता है कि भले ही तुम्हारे ऑपोजिशन अच्छा भी कर ले, ठीक है, लीडिंग पार्टी अच्छा भी कर ले, बट कोई उसका अच्छाई को हाँ नहीं बोलते कि ये अच्छा किया है, ठीक है। तो वो ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है सर, इवन जब बीजेपी भी ऑपोजिशन में रहता है तब भी, ठीक है, वो भी कांग्रेस का या यूपीए का एक करेगा, ये एक नॉर्मल परसेप्शन है। बट ओवरऑल मार्केट का क्या है ना, उनको ऑपोजिशन से कोई लेना देना नहीं है या उसको विरोधिता नहीं करना है, ठीक है। अगर कुछ हो रहा है मार्केट में तो वो उसका इम्पैक्ट को समझने का पूरा कोशिश करता है और उसके ऊपर बेस करके इंडियन मार्केट के ऊपर उनका जो परसेप्शन है उस परसेप्शन की तरफ भी वो एक ध्यान लगाता है। एफआईआई डीआईआई डेटा चेक कर लो सर एक बार, क्या हुआ है सर, डीआईआई फिर से नेट बायर रहा है, एफआईआई फिर से नेट सेलर रहा है कल भी, ठीक है। तो आज क्या लग रहा है, क्या एफआईआई इंडियन मार्केट की तरफ पॉजिटिवली देखेगा सर? आज मार्केट एंड होते होते थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा है, देखो लास्ट दिन 5,500 करोड़ का नेट सेल था, यस्टरडे 3,000 करोड़ का नेट सेल रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं सेल प्रेशर थोड़ा गिर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। सो एक्सपायरी भी था वीकली, तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि धीरे धीरे मंडे तक ये सुधर जाएगा। और मार्केट का अगर मैं आपको अप साइड या डाउन साइड बताऊं, मुझे जितना फील हो रहा है, बाकी तो सर आप लोग चेक कर ही लेते हो, मेरे को और क्या बताना है आपको। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मार्केट मोटा मोटी अप साइड में 22,800, मैक्सिमम 23,000 और लोअर साइड में 22,400 तक इसका सपोर्ट मेरे को दिख रहा है। 22,400 में इसका एक सपोर्ट है, अगर बहुत कुछ खराब चीजें हुआ तो 22,400 तक जा सकता है वापस।
और अगर सब कुछ सही रहा तो 22,800 से 23,000 तक जाने का चांसेस मैक्सिमम दिख रहा है अगला 2 दिन में। तो ये मेरा एक आइडिया है। बाकी सर समय के साथ साथ आप लोग भी देख लेना। सर अभी ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सर मेरे को लग रहा है कॉल ऑप्शंस की तरफ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कॉल ऑप्शंस में भी आप लोग को अपॉर्चुनिटी थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है। चलो ठीक है सर, ये तो है एक मार्केट आइडिया, बाकी धीरे धीरे आपको और समझ में आएगा। अच्छा प्रिंस मेरे को एक क्वेश्चन कर रहा था। हाँ प्रिंस बोल। सब बोल रहे हैं कि अभी ये फिलहाल सेल बाय मार्केट उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हो रहा है, तो सर क्या ये मतलब कि गवर्नमेंट के कारण कंपनी को इतना इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है? कंपनी तो अपना रोज का काम नाम कर रहा है ना, उसका सेल हो रहा है, बाय हो रहा है, तो गवर्नमेंट बन रहा है तो उससे मतलब वो कंपनी को क्यों इफेक्ट कर रहा है? और एक बार कर, तेरा क्वेश्चन आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं आया, और एक बार बता। बीजेपी बने, अगर मान लीजिए बीजेपी बना तो मार्केट बुलिश होगा, अगर बीजेपी नहीं बना तो मार्केट बेरिश होगा। तो गवर्नमेंट बन रहा है बट उससे कंपनी में इतना इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है? कंपनी ओ तो अच्छा, अपना रोज अच्छा मैं समझ गया तेरा पॉइंट, मैं समझ गया तेरा। सर एक्चुअली देख, मैटर इज ये कंपनी के साथ बीजेपी का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं बोल सकते कि बीजेपी कंपनी चला रहा है, ये कहना तो गलत होगा। इवन ऐसा भी नहीं है कि आज तो बीजेपी है कल कांग्रेस आएगा फिर बीजेपी आएगा, ऐसा तो चलता रहता है इकोनॉमी में। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। लेकिन सर मार्केट को एक अच्छा, गवर्नमेंट के साथ बिजनेस का एक बहुत एक कनेक्टिविटी है। मैंने सिंपल बात है कि सरकार में कौन है इसके इसके ऊपर बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत कुछ डिपेंड करता है। गवर्नमेंट पे कौन बैठा है इसके ऊपर बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत कुछ डिपेंड करता है। बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर ही बिजनेस का ग्रोथ डिपेंड करता है। जब हम लोग निफ्टी को देखते हैं ना सर, व्हेन वी आर लुकिंग एट निफ्टी, तो निफ्टी हमें क्या बताता है? निफ्टी हमें किसी एक कंपनी का चीज नहीं बताता, निफ्टी हमें एक ओवरऑल इंडियन मार्केट के बारे में बताता है, ठीक है। मैंने जिसमें ऑलमोस्ट 50 कंपनीज इसमें लिस्टेड है, ठीक है। तो ये 50 कंपनी मार्केट का क्या है सर? मार्केट का मिरर है, ठीक है। अगर इंडिया का टॉप कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट सही है, ठीक है। तो अब एक्चुअली क्या है ना, गवर्नमेंट एक कंपनीज के लिए बिजनेस तो नहीं संभाल के देता, बट गवर्नमेंट कंपनीज के लिए एक काम करके देता है, और उसका नाम है सर प्रोटेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज। बिजनेस डेवलपमेंट के लिए बड़े बड़े बिजनेस को अलग अलग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ठीक है, कि आप करो हम हैं, ठीक है। इसको बताने के लिए मेरे को एक कंट्रोवर्शियल बात करना पड़ेगा, शायद किसी किसी को बात पसंद ना हो, ठीक है। जैसे अगर हम लोग वेस्ट बंगाल की तरफ एक बार देखें, ठीक है। वेस्ट बंगाल अप टू 1960 ब्रिटिश पीरियड से लेके अप टू 1960 तक इंडिया का सबसे पॉपुलर एक स्टेट हुआ करता था, इवन एक कैपिटल सिटी भी हुआ करता था। ऐसे 1960 में कैपिटल तो और नहीं था, बट उसका जो ओवरऑल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था या फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था वो इंडिया लेवल में बहुत अच्छा था, ठीक है। सर आज भी है, आज भी कोलकाता या वेस्ट बंगाल इंडिया के ओवरऑल जीडीपी में एक बहुत बड़ा योगदान देता है, ठीक है। आज भी थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी प्रोवाइड करता है कोलकाता सिटी के अंदर, ठीक है। लेकिन जिस तरह का ग्रोथ रेट था कोलकाता का, ये ग्रोथ रेट कोलकाता का अभी नहीं है। इससे ज्यादा डेवलपमेंट तो सर बैंगलोर में हो चुका है, मैंने कर्नाटका का डेवलपमेंट ज्यादा है, ठीक है। गुजरात का डेवलपमेंट कॉम्पेरेटिवली काफी हाई है। इवन आप देखो कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी गुजरात में ज्यादा आ रहा है, बंगाल में नहीं आना चाहता। कर्नाटका में ज्यादा आ रहा है, बंगाल में नहीं आना चाहता। आंध्र प्रदेश में आ रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एडुकेशन वाइज काफी पीछे था तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना का सिचुएशन अगर आप थोड़ा देखो, एक टाइम पे तो काफी बैकवर्ड स्टेट के अंदर तेलंगाना को काउंट किया जाता था, बट वो भी काफी डेवलप किया है। मैंने अगर इसका स्पीड देखो आंध्रा या तेलंगाना का, ये सुपर फास्ट स्पीड में चल रहा है, सुपर फास्ट स्पीड में चल रहा है। तो सर गवर्नमेंट के साथ बिजनेस का कनेक्टिविटी है, ये चीज तो 100% है, ठीक है। सर वेस्ट बंगाल में क्या हो गया सर, इसमें एकदम मैं सीधा नाम लेके ही बोलता हूँ। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ सर कम्युनिस्ट टाइम, ठीक है। सीपीआईएम के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्री था, सब कुछ था, पर एंटी इंडस्ट्री मोमेंटम और वोट बैंक का राजनीति, बेसिकली बिजनेसमैन को लैक ऑफ प्रोटेक्शन फील होना, वेस्ट बंगाल का बिजनेस सिनारियो को खराब कर दिया।
बिरला जैसे बड़े बड़े बिजनेस जो कोलकाता में ही बना था, टाटा भी कोलकाता में ही अपना हेडक्वार्टर बनाया था पहले, लेकिन आज इंडिया का जो मैक्सिमम बिजनेस जो ब्रिटिश पीरियड में हुआ था, मैक्सिमम बिजनेस का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो कोलकाता था, लेकिन आज किसी ने भी अपना हेडक्वार्टर कोलकाता में नहीं रखा है, सब अपना हेडक्वार्टर को शिफ्ट करा दिया। क्यों क्यों शिफ्ट करा दिया? क्यों? कोलकाता में क्या प्रॉब्लम है? क्या इसके पास? सर कोलकाता 10 करोड़ लोगों को खाना खिलाता है, इतना दम है वेस्ट बंगाल पे। बाहर का स्टेट का लोग कोलकाता में आके रहते हैं, पेट भराता है, करता है, आराम से कर लेता है। बाहर से कितना भी लोग आ जाए, इमिग्रेंट्स आ जाए, कोई भी आ जाए, कोलकाता में या वेस्ट बंगाल पे दम है, तो क्या कंपनी को नहीं रख सकता था? लेकिन सर यहाँ का पॉलिटिकल सिनारियो, लैक ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, बिजनेसमैन को बात बात में नाराबाजी, ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट क्या करता है कि बिजनेसमैन को एक असुरक्षित कर देता है, और ये सब चीजें अल्टीमेटली पॉलिटिकल मैटर के साथ बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, और जिसके कारण वेस्ट बंगाल का इकोनॉमी में डाउनफॉल भी हुआ है। जहां बाकी लोगों को ग्रोथ मिला है, वहां पर वेस्ट बंगाल या तो थम गया है या फिर डिग्रेडेशन की तरफ बढ़ा है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ऐसे मैं इतना कंट्रोवर्शियल बातें मैं करना नहीं चाह रहा था, पर तेरा क्वेश्चन जो था ना, ये पॉलिटिक्स के साथ बिजनेस का क्या रिलेशन है, अब मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है? कितना बातें हैं सर, बोलते बोलते मैं खो जाऊंगा शायद, ठीक है? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कंट्रोवर्सी ना करूं, बट क्या करे सर, ऐसा ऐसा बात आ जाता है, आखिर कंट्रोवर्सी हो ही जाता है। जैसे अभी देखो ना, ममता दीदी कितना बार वेस्ट बंगाल में बिजनेस समिट करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यू टाउन में बिजनेस समिट का जो एक बहुत बड़ा सेंटर बना है बंगाल गवर्नमेंट ने, तो वहां पर हर बार अंबानी आ रहा है, अदानी आ रहा है, ठीक है। ममता दीदी का 15 ईयर्स हो गया, 15 ईयर्स ममता दीदी का टाइम पीरियड ऑलरेडी राज कर लिया, शासन कर लिया। 15 ईयर्स में एक इंडस्ट्रियलिस्ट वेस्ट बंगाल में कुछ किया? एक बड़ा बिजनेस हाउस वेस्ट बंगाल में कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बारे में कुछ डिसीजन लिया? और ममता अंबानी ने बोला कालीघाट का मंदिर पे उसको डेकोरेट करके देगा 2000 करोड़ से, ठीक है। तो बेसिकली कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ पॉजिटिव नहीं है। कालीघाट मंदिर इज नॉट द वेरी बिग थिंग, बट मैंने एक कहने का मतलब है कि रिलायंस ने बोला कि कालीघाट मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके देगा। अब इतना बड़ा बिजनेसमैन है, और एक सीएम जब बोलता है, और बिजनेसमैन लोग ना किसी भी गवर्नमेंट के साथ ना बदमाशी नहीं करना चाहता, माने किसी भी तरह का छेड़खानी नहीं करना चाहता, क्योंकि बिजनेसमैन को हमेशा पॉलिटिशियंस के साथ एक जोर का रिश्ता होना चाहिए। बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियंस का रिश्ता जोरदार होना जरूरी है। सर क्यों? बिकॉज ये बिजनेस, क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा चाहता है कि प्रोटेक्शन, क्योंकि वो शांति से बिजनेस करेगा, अशांति से नहीं, और वो गवर्नमेंट से वही चाहता। अब आप बोलोगे सर कि तो फिर करेंटली जो दिल्ली गवर्नमेंट से क्या लेना देना है? एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक स्टेबल गवर्नमेंट इकोनॉमी को एक पॉजिटिव दिशा दिखाता है। जैसे अभी कांग्रेस इतना शक्तिशाली नहीं है आज के डेट में कि वो अकेला गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, या फिर कोई और रीजनल पार्टी, कोई और रीजनल पार्टी जिसको हम लोग आजकल इंडिया गठबंधन के नाम से जान रहे हैं सर, उनपे इतना ताकत नहीं है, ठीक है। इंडिया ब्लॉक जो अभी न्यू पार्टी बना है, उनपे इतना ताकत नहीं है कि वो अकेले दम पे एक स्टेबल गवर्नमेंट बना सके। और बिजनेस को हमेशा एक स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि देखो उसमें क्या है ना, लीडरशिप इश्यूज हो जाता है। खिचड़ी गवर्नमेंट बनता है, और खिचड़ी गवर्नमेंट में वो बोलेगा तुम देख लो, वो बोलेगा तुम देख लो, फिर अगर 2-2 मिनट में कॉन्फिडेंस का इश्यूज हो जाए ना, तो गवर्नमेंट गिर जाता है। इससे पहले भी ऐसा हुआ है। अगर तुम पॉलिटिकली अवेयर हो, थोड़ा सा खबर करो 1990 के टाइम पे क्या हुआ था, 1995-96 के टाइम पे क्या हुआ था, 2098 में क्या हुआ था, अगर थोड़ा सा खबर करोगे ना, तुमको कुछ ना कुछ पता चलेगा कि जब जब खिचड़ी गवर्नमेंट बना है, ठीक है, मैंने किसी एक आइडियोलॉजी का गवर्नमेंट नहीं, खिचड़ी आइडियोलॉजी का गवर्नमेंट, ठीक है, तब तब गवर्नमेंट इंस्टेबल हुआ है, ठीक है, अनस्टेबल हुआ है। तो ये चीज एक देखने को मिला है सर। इसीलिए ना बिजनेसमैन हमेशा चाहता है, चाहे वो FII हो, DII हो, दे ऑलवेज वांट एक स्टेबल गवर्नमेंट हो जाए भाई, जिसके कारण हम लोग आसानी से बिजनेस कर सके। और एक्चुअली बिजनेसमैन तो बिजनेस करेगा, मार्केट उसका चलेगा, बट स्टॉक मार्केट का ग्रोथ क्या डेली बिजनेस के प्रॉफिट से डिपेंड करता है? प्रिंस ने क्वेश्चन किया था, मैं उसी क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। क्या स्टॉक मार्केट का ग्रोथ डेली बिजनेस प्रॉफिट के साथ कोई कनेक्ट है सर? डेली बिजनेस हो रहा है, बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, कोई लॉस कर रहा है, हाँ सर, क्या इसके ऊपर निफ्टी 50 चलता है? क्या निफ्टी 50 का डेली बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ लेना देना है? या वो डेली हर कंपनी का प्रॉफिट लॉस चेक करता है और फिर जाके इंडेक्स में लोग पैसा लगाता है? सर डेली प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ बोलो।
तो बोले शायद डेली का ही जो होता होगा वही क्वार्टरली पूरा इकट्ठा होके इम्पैक्ट करता है। वेरी गुड सर। मैंने डेली प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टली तो कोई इम्पैक्ट नहीं करता है, बट लॉन्ग रन में इसी के ऊपर पूरा फोकस होता है। लॉन्ग टर्म में बिजनेस का ये डेली प्रॉफिट में फोकस होता है। तो बेसिकली जब मार्केट इकोनॉमी की तरफ देखता है, वो बेसिकली देखता है इकोनॉमी का ग्रोथ। ठीक है, आपको मैं एक सीक्रेट बताता हूँ। जब भी हम लोग निफ्टी 50 देखते हैं ना, आप लोग एक बात ध्यान में रखना, निफ्टी 50 बेसिकली व्हाट, निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30, दीज आर कॉल्ड मिरर ऑफ द इकोनॉमी। क्या है सर? मिरर ऑफ द इकोनॉमी। माने अगर आपको इकोनॉमी का मूवमेंट समझना है तो आप निफ्टी 50 को देख लो। कभी कभी ये ओवररेटेड भी होता है। ठीक है, ओवररेटेड माने जरूरत से ज्यादा हाई। ठीक है, कभी कभी अंडररेटेड भी होता है, माने जरूरत से ज्यादा लो। बट फिर भी ओवररेटेड हो जाए, अंडररेटेड हो जाए, बट इकोनॉमी का जो मिरर है ना, वो इसी से समझा जा सकता है कि आखिर इंडियन मार्केट किधर जा रहा है, इंडिया में कितना ग्रोथ है। ठीक है, अब फॉरेन मार्केट का पैसा, ये जो 3,000 करोड़, कभी 5,000 करोड़, कभी 10,000 करोड़, कभी जैसे एफआईआई का डेटा भी आप लोग चेक कर रहे थे, क्या दिखा था हम लोगों को? अभी आप लोगों को दिखा रहा था मैं, जैसे आप लोग रोज चेक करते हैं हम लोग, है ना, कि मार्केट में कभी 10,000 करोड़ का बाई कर रहा है, कभी 5,000 करोड़ का सेल कर रहा है। ठीक है, जैसे कभी नेट बायर बन जाता है, कभी नेट सेलर बन जाता है। तो इससे क्या समझ में आता है? अगर इकोनॉमी में पैसा नहीं है तो फिर फॉरेन मार्केटर क्यों पैसा डालेगा? या फिर हमारे देश में जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में, यही लोग क्यों मार्केट में आग गड़ा के बैठे रहेगा? जैसे कल देखो 13,700 करोड़ का बाई किया है, 10,315 करोड़ का सेल किया है। ठीक है, ओवरऑल अगर नेट वैल्यू है तो 3,432 करोड़ का पॉजिटिव बाई है। तो क्यों? अगर बिजनेस में या ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशंस में ग्रोथ इनको नहीं समझ में आएगा तो ये लोग परचेज नहीं करेगा, और तब इकोनॉमी में ग्रोथ देखने का कोई चांसेस नहीं रहता है। और इकोनॉमी का ग्रोथ देखने के लिए आपके पास एक ही उपाय है, जस्ट फॉलो द स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर हम मार्केट को जुआ बना देंगे, बना लो, उसमें क्या है। ठीक है, लेकिन यही है सर, इससे देखने को मिलता है, एक प्रैक्टिकल फीलिंग आता है कि दुनिया क्या समझ रहा है, यहाँ के पब्लिक, यहाँ का रिटेल लोग क्या समझ रहा है, रिटेलर। ठीक है, रिटेलर माने हम आप जैसे लोग, एफआईआई माने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एज वेल एज डीआईआई माने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये लोग क्या सोचता है मार्केट के बारे में, इससे ही पता चलता है कि मार्केट आगे किधर जाएगा। चलो सर, बहुत ज्यादा समझा दिए शायद। सर हाँ बोलो सर, बोलो। सर अ, बोले सर गुस्सा मत करिएगा, बट सर एक डाउट हो रहा है। हाँ बोलो, गुस्सा क्यों करेंगे? सर बोल रहे हैं कि ये जो एफआईआर डीआईए का डेटा है, ये हम बहुत दिन से देख रहे हैं, जैसे कि बहुत मतलब 1-2 महीना से देख रहे हैं, हमें एक ही पैटर्न चल रहा है। सर ये एफआईआई और डीआई का डेटा जो है ना, इसमें सर एक ही पैटर्न चल रहा है। अगर एफआईआई सेल करता है तो डीआई बाई करता है, ऐसे ऐसे, मतलब कि दोनों कोऑर्डिनेशन से पूरा मार्केट चला रहा है। तो सर क्वेश्चन ये है, जब मार्केट चल में रहा है ट्रेड क्लास। करता हाँ है, बोल बोल। एफआईआई ट्रेड करता है, तो क्या वो डीआई को हम सेल कर रहे तो बाई कर रहे? आवाज कट गया तेरा, और एक बार बता। एफआईआई जब ट्रेड करता है मार्केट में, मान लीजिए आज सेल कर रहा है, तो क्या वो डीआईए को बोलता है तू आज बाय कर ले, हम सेल कर रहे हैं? क्योंकि दोनों का नहीं तो सर, हमें कोऑर्डिनेशन वैसे नहीं चलता है सर, ये बेसिकली एक मार्केट का एक बेसिक कैरेक्टर है। ठीक है, अब ये लोग कोऑर्डिनेशन करता है कि नहीं करता है ऐसे तो नहीं कहा जा सकता, बट ये कहा जा सकता है कि जब एफआईआई सेल करता है तो एफआईआई का सेल को खरीदने के लिए उल्टा साइड में बायर तो होना चाहिए ना सर। हाँ सर हाँ। तो बायर तो, मानो कि डीआईआई बोल रहे हैं कि हमको मार्केट में पोजीशन लेना है, तो अगर डीआईआई को मार्केट में पोजीशन लेना है तो पोजीशन को उसको उसको कहाँ से पोजीशन मिलेगा? अगर एफआईआई सेल करेगा तो पोजीशन मिलेगा, है ना। तो वो भी चाहता है, तो ये बेसिकली ना एक तरह से कुछ दिन बाद देखना एफआईआई सेल बाई करेगा तो तुम देखना डीआईआई का थोड़ा सा तुमको नेट सेल देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि तब क्या करेगा, डीआईआई थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेगा। ठीक है, तो ये एक मार्केट के अंदर ना एक एक मिली जुली एक कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो इसको, मिली जुली, बट ये एक मार्केट बेसिक डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट। ठीक है, माने एक बंदा बाई करता है तो दूसरा बंदा सेल करता है। जैसे अभी एफआईआई को मार्केट के प्रति रुचि कम है, ठीक है,
लास्ट 3-4 दिन से, लेकिन कुछ दिन बाद तुम देखना कि एफआई का रुचि बढ़ जाएगा। तो जब एफआई का रुचि बढ़ जाएगा, माने इफ दे आर वेरी इंटरेस्टेड विद इंडियन मार्केट, तो फिर क्या होगा कि वो इंडियन मार्केट में पैसा डालेगा। और जब वो लोग इंडियन मार्केट में पैसा ज्यादा होगा, तो फिर उस टाइम पे जो डीआईआई वाले हैं, जो इतना दिन से होल्ड कर रहा है, वो क्या करेगा भाई, अब देखो ये लोग आना चाहता है, तो चलो हम लोग थोड़ा सप्लाई करके मार्केट में थोड़ा पैसा कमा लेते हैं। ठीक है, इसमें गुस्सा करने का क्या है, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? मैंने ये बेसिकली वैसे सिंपल है ना, कि एक मार्केट के अंदर बहुत सारे बायर है, बहुत सारे सेलर है। अब जो लोग पहले से बाई करके रखा है, जो लोग पहले से बाई करके रखा है, वो अभी सेल करने का सोचेगा। जो पहले से सेल करके रखा है, वो बाद में बाई करने का सोचेगा। इस तरह का तो एक कंडीशन चलता है। लेकिन ओवरऑल मार्केट मोमेंटम इस पे डिपेंड करता है कि किस टाइम पे मार्केट में बाइंग प्रेशर ज्यादा है, किस टाइम पे मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। अगर ये चीज समझ में आ जाए, तो एज ए रिटेल पार्टिसिपेंट, मतलब हम आप जैसे लोग जो कि मार्केट में एक रिटेलर की तरह है, ठीक है, खुचरा, हम लोग क्या है, खुदरा मार्केट में पार्टिसिपेंट्स है। तो हम लोग जैसे लोग मार्केट में थोड़ी ना मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली बहती गंगा में हाथ धोना है। ठीक है, रिटेलर माने एज ए रिटेलर देखना ये चाहिए होता है कि चलो डीआईआई क्या सोच रहा है, एफआईआई क्या सोच रहा है। अगर उनके सोच के साथ हम लोग समझ जाए, तो फिर हम लोगों के लिए पोजीशन लेना कॉम्पिटेटिवली इजी हो जाए। जैसे आज देखो, अगर आज मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ ओपन हुआ था, ठीक है, अब अगर मार्केट अभी थोड़ा सा करेक्शन चल रहा है, अब ऐसा करते करते मार्केट जब क्लोजिंग की तरफ बढ़ेगा, अगर मार्केट में आज एफआईआई का थोड़ा बहुत पॉजिटिव बाइंग चलता है, तो जब नेक्स्ट मंडे मार्केट ओपन होगा, वो एक फुल पॉजिटिविटी के साथ ओपन होगा और रैली देगा। ठीक है, और उस टाइम पे डीआईआई वाले थोड़ा सा और सेल करके मे भी अपना प्रॉफिट कमा के कोशिश करेगा, क्योंकि वो उनको भी अपॉर्चुनिटी चाहिए। जब एफआईआई एंट्री करेगा, तो डीआईआई को भी अपॉर्चुनिटी चाहिए कि वो लोग जो होल्ड करके रख रहा है, जैसे आप में से जो लोग अभी बाई करके रख रहा है, ठीक है, वो लोग किस बात का इंतजार कर रहा है कि मार्केट में सेलर आएगा तो सेल करेंगे, है ना। ठीक है, तो आप लोग अभी जो लोग, जैसे पूर्णिमा ने बाई करके रखा, मेरे को पूछ रहे सर क्या करें, बोलो क्या 4 तारीख तक होल्ड करें, तो मैंने बोला हाँ करो होल्ड। ठीक है, क्योंकि 4 तारीख में पूर्णिमा को एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो पूर्णिमा जब अभी बायर बना है, तो पूर्णिमा को जब सेल करना है, तो उल्टा साइड में बायर चाहिए। तो उस टाइम पे मानो पूर्णिमा जब सेल करेगा, तो उल्टा साइड में बायर के रूप में कौन आएगा, एफआईआई आ सकता है, डीआईआई आ सकता है, या फिर कोई रिटेलर ही आ सकता है। ठीक है, अब तुमको नहीं पता कि तुम जब बायर, तुम अभी बायर हो, तुम कल जब सेलर मैंने सेल करोगे, तो उल्टा साइड में कौन बाई करेगा तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हें मार्केट में कौन कौन है ये तो पता है ना। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम राम को बेच रहे हो कि यदु को बेच रहे हो कि मधु को बेच रहे हो, यू डोंट नो दैट। बट तुमको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में ऐसा क्या रीजन है कि मैं बेचना चालू करूंगा तो वो बिक जाएगा। इसका मतलब मार्केट में कुछ लोग तो जरूर है जो अभी भी मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट लगा के बैठा है, तो वो लोग बाई करने आएगा, तो तुम्हारा प्रॉफिट बुक होगा, तो तुम घर में जाके एंजॉय करोगे। ये बेसिक जो मार्केट डिमांड सप्लाई है ना, इसी पे डिपेंड करता है। अब इसी के खेल में आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कब क्या करना है। बेसिकली सिंपल सेंस में, जब मार्केट ग्रीडी हो उस टाइम पे आप कुछ मत करो। ठीक है, जब मार्केट ग्रीडी ना हो उसी टाइम पे आप बाई करो। ये एक मैंने क्या बोले सर, मैंने जो लोग थोड़ा सा वाइजली सोचता है वो ऐसे सोचेगा कि जिस टाइम पे मार्केट चुप है, थमसा है, उसी टाइम पे अगर आप कुछ डिसीजन मेक करते हो, तो आपको सुविधा होता है एक मैंने ठीक ठाक बेनिफिट पाने को। ठीक है, नॉर्मली हम लोगों का क्या है ना, आम जनता का बेसिक परसेप्शन है कि जिस टाइम पे लेना चाहिए था, जैसे मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, मैं रोज क्लास में बोलता रहता हूँ कि जैसे निफ्टी 50 के बारे में मैं एंट्री कब लेने बोला था, 2 हफ्ता पहले लेने बोला था। अब जब मार्केट ऑलमोस्ट एक रैली दे दिया, ठीक है, अगर आप 2014 के टाइम देखो या 2019 का भी इलेक्शन रिजल्ट का टाइम देखो, मार्केट का रैली नॉर्मली इलेक्शन रिजल्ट्स के 14 डेज 15 डेज पहले ही हुआ है। मार्केट कभी भी प्रॉपर रैली इलेक्शन का जिस दिन रिजल्ट होता है उस दिन इंट्राडे रैली होता है, लेकिन मार्केट का रैली जो मार्केट का रैली है, वो रैली मोटा मोटी जो होता है, वो बेसिकली इलेक्शंस के 2 हफ्ता पहले ही होता है। तो वो 2014 में भी हुआ था, 2019 में भी हुआ है, और 2024 में भी देखने को मिला। अगर तुम चेक करोगे तो यहाँ पर आप खुद भी बैठे बैठे चेक कर सकते हो। इवन मैं एक दिन दिखाया भी था क्लास। ए समझ में आया रे? चल, आज प्रिंस के मन में बहुत क्वेश्चन आया था। प्रिंस बोझा যাচ্ছে तो हाँ सर, हाँ सर।
ठीक है, मैंने ऐसा नहीं कि मिली भगत है कि चलो तुम ले लो हम मैंने एक्चुअली प्रिंस के मन में चल रहा है कि जब भी देखा जाता है कि एफआईआई डीआई डेटा में कि जब एफआईआई बेचता है डीआईआई खरीदता है, डीआईआई बेचता है एफआईआई खरीदता है, ये एक देखा जाता है। ठीक है, पर ये देखा जाने के पीछे बेसिक बात है क्योंकि इतना लमसम सपोज किसी को 5,000 करोड़ का अमाउंट मैंने ओवरऑल वैल्यू सेल करना है। अब तुम मुझे बताओ 5,000 करोड़ का सेलिंग वैल्यू अगर एफआईआई को बाई करना है तो इतना अमाउंट ऑफ ऑप्शंस के लिए या कैश मार्केट में इतना अमाउंट ऑफ शेयर्स का लेन देन एफआईआई को अगर चाहिए तो कौन दे सकता है? रिटेलर दे सकता है उनको? नहीं दे सकता ना, तो डीआईआई तो देगा। अगर इसको करना है बाई तो सेलर यही बन सकता है, और जब इनको करना है सेल तो बायर यही बन सकता है। ये तो हो ही सकता, तभी तो इसका नाम मार्केट है। इसका नाम मार्केट क्यों है? कि बायर के लिए सेलर रेडी होता है और सेलर के लिए बायर रेडी होता है, तभी वो मार्केट बनता है। कुछ लोग बेचने के लिए, जैसे सब्जी मार्केट में कुछ लोग सब्जी बेचने के लिए आ जाते हैं, कुछ लोग सब्जी खरीदने के लिए आ जाते हैं। सब्जी वाले को जैसे मानो आज थोड़ा बारिश हो रहा है, क्या लगता है आज बहुत सारे लोग घर से नहीं निकलेंगे, ठीक है, तो सब्जी वाले का थोड़ा चिंता है, क्यों बोला तो कि शायद उतना नहीं बिकेगा, है ना, क्योंकि नॉर्मली जब बहुत ज्यादा रेनिंग होता है तो बहुत सारे लोग मार्केट नहीं पहुंच पाते। तो अब 12 साढ़े 12 के बाद तो सब्जी वाले का मार्केट खत्म, है ना, एटलीस्ट सुबह का जो मार्केट है। तो अगर वो जितना सोच के आता है उतना अगर नहीं बिकता है तो इसका मतलब क्या, वो मार्केट रिस्क है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उसने कम लेके आया, उसने सोचा कि आज कम ले गया लेकिन उससे ज्यादा डिमांड हो गया, फिर वो पछताता है इससे ज्यादा माल लाने से अच्छा हो, है ना। तो दिस इज हाउ मार्केट एक्चुअली वर्क्स। ठीक है, स्टॉक मार्केट को समझने के लिए ना एकदम डेली माछ का मार्केट, ठीक है, मछली बाजार, सब्जी बाजार, फ्रूट्स का मार्केट फील करने का कोशिश करो, आपको मार्केट का आइडिया पता लगेगा। अच्छा चलो, हम लोग स्टार्ट किए थे सर डेल्टा। कल के क्लास में क्या पढ़े थे? डेल्टा पढ़े थे, सबको याद होगा शायद। हाँ, क्या सब भूल रहा है? क्या रे, सबको याद है कि नहीं? तो डेल्टा फॉर एक ऑल ऑप्शंस में हम लोग इतना तो समझ गए थे कि आखिर डेल्टा प्रीमियम में किस तरह से यानी चेंजेस करता है। मैंने सिंपल बात है, मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ कि डेल्टा फॉर ए कॉल ऑप्शंस के बारे में मैंने जब कल बात किया था तो उसमें बेसिकली ये बात हो रहा था, जैसे यहाँ पर कुछ टाइम फ्रेम को भी उठा के बात किया गया था कि जैसे मानो कि सुबह कितना बजे ये मार्केट में, सुबह 10 बजे, इससे पहले और एक डेटा था, देखो 9:18 पे प्रीमियम चल रहा था आपका 144, ठीक है, 9:18 में प्रीमियम है 144 का, और 10 बजे आपका प्रीमियम चला गया, 10 बजे आपका प्रीमियम चला गया 149.40। तो 144 से प्रीमियम 149 तक जाएगा, इसके पीछे क्या रीजन काम करता है कि प्रीमियम में कितना मेरे को चेंजेस देखने को मिल सकता है, कितना बढ़ सकता है प्रीमियम। सर ये चीज आपको डेल्टा से पता चलता है, डेल्टा से आपको एक बेसिक आइडिया मिल सकता है कि मैक्सिमम कितना आपका प्रीमियम जा सकता है। ठीक है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों, माने चेंज का मतलब क्या, चेंज बने प्लस भी, चेंज बने माइनस भी। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है वोलेटिलिटी पे। जैसे मैं आपको एक इंडेक्स के बारे में आगे आगे पढ़ाऊंगा सर, आई डोंट नो आप लोग ये इंडेक्स देखते हो कि नहीं, इसका नाम है सर इंडिया विक्स। क्या नाम है? इंडिया विक्स। आई विल डिस्कस इन लेटर स्टेज, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माने जो लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स है वो है इंडिया विक्स। इसमें लोग ट्रेड नहीं करता सर, ठीक है, इंडिया विक्स में लोग ट्रेड नहीं करता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर कहीं पर भी बाइंग ऑप्शन दिख रहा है, तो इसमें बाई सेल दिख रहा है, इसमें दिख रहा है बाई सेल नहीं ना, तो इंडिया विक्स पे ट्रेड ट्रेड नहीं किया जाता। मैंने ऐसा नहीं कि आप इंडिया विक्स पे बाई सेल कर लो। इंडिया विक्स बेसिकली मार्केट के वोलेटिलिटी के बारे में बात करता है। किस चीज के बारे में बात करता है? VIX स्टैंड्स फॉर वोलेटिलिटी इंडेक्स, वोलेटिलिटी।
अरे मार्केट कितना वोलेटाइल है इस चीज के बारे में बताता है। माने अगर किसी को लगता है कि मार्केट 20% में बढ़ जाएगा या 20% में गिर जाएगा, प्लस माइनस, सर डायरेक्शन नहीं बताता ये डायरेक्शन नहीं बताता, ये वोलेटिलिटी बताता है। तो डोंट वरी, मैं वोलेटिलिटी भी सिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि अभी हम लोग ग्रीक में पहुंच चुके हैं ना सर, ऑप्शन ग्रीक में डेल्टा गामा ये सब में पहुंच चुके हैं ना, तो इसमें अभी यही सब बातें होंगी। ठीक है, सो वेट कर जाओ, विक्स में भी चर्चा करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा कि आखिर विक्स देख के क्या समझ में आता है। ज्यादातर केस में ये देखा जाता है कि जब जब विक्स गिरता है, ठीक है, विक्स गिरेगा तो चांसेस इज वेरी हाई कि मार्केट बढ़ेगा। ठीक है, और विक्स बढ़ेगा तो चांसेस इज वेरी हाई कि मार्केट गिरेगा। ऐसा देखा गया है सर, इसके पीछे कोई प्रॉपर नियम एज सच तो नहीं है। बेसिकली विक्स बढ़ रहा है माने रिस्क बढ़ रहा है, और मैंने फियर काम करता है, ये बेसिकली फियर के लिए भी लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, सो मैं आगे आगे बताऊंगा, पर फिर भी अगर कोई रिसेंट ट्रेंड में ट्रेडिंग के लिए सोच रहा है तो इतना सर विक्स को फॉलो करो। अगर ये 22 अभी कहाँ चल रहा है, ये देखो लास्ट 2 दिन थोड़ा थमा हुआ था, लोग करते हैं, देखो सर 27, 28, ठीक है, 29, मार्क ये बढ़ा तो मार्केट गिरा। ठीक है, ये देखो आज ये गिरा, मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रहा। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिक्स अभी जान के रखो। ठीक है, ये अगर और गिरेगा, ठीक है, तो चांसेस वेरी है कि मार्केट बुल होगा। ठीक है, ये भी 22 चल रहा है ना, इसका स्टैंडर्ड रेट बोला जाता है 15 से 20 स्टैंडर्ड का, मतलब रहने का। नॉर्मली फिक्स अगर 15 to 20 है, मैंने मार्केट स्टेबल है, नॉट वेरी वेरी वोलाटाइल। 15 to 20 के अंदर है मैंने वोलाटाइल कम है, मैंने बहुत ज्यादा मार्केट में आपको अप डाउन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत अभी वोलाटाइल है, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट्स के कारण ही ये वोलाटिलिटी दिख रहा है, तो अगर ये और गिरता है, ये अगर और गिरता है तो मार्केट का बढ़ने का चांसेस और ज्यादा है। इसका मतलब मंडे को मेरे को ऐसा पूरा फील हो रहा है कि मंडे को हाँ ये खेल खेलेगा। ठीक है, तो इंडिया विक्स को भी नजर में रखिएगा सर। धोरणी फॉलो करीस नहीं जरा ऑप्शन ट्रेड करे, इंडिया विक्स को भी फॉलो करते हो आप लोगों में से कोई? हाँ सर, আমি জানি স্যার ইন্ডিয়া ভিক্স বাড়লে মার্কেট বেশি ভোলাটাইল থাকে, তখন রিস্কি হয়ে যায়, আর যখন কমে তখন একটু মানে রিস্ক কম থাকে। হ্যাঁ সেটাই তো বললাম, আমি কি অন্য কিছু বললাম? তুই ঠিকই তো বলছিস, इंडिया विक्स बाढ़ले मार्केट हाँ, रिस्की हो जाए। ठीक है, इंडिया विक्स बाढ़ले मार्केट वैसे रिस्की हो जाए। मैंने बेसिकली ये देखा गया है कि अगर इंडिया विक्स बढ़ता है, ठीक है, तो तुम देखना कि मार्केट गिरता है। ठीक है, और जो हुआ है आप चेक करो। ठीक है, 3 दिन से क्या हुआ है, लास्ट 3 दिन 4 दिन से क्या हुआ है, ये जब जब बढ़ा है मार्केट गिरा है। ठीक है, अब ये देखो ये गिरेगा, ठीक है, मार्केट बढ़ने का चांसेस है। आज आज जैसा हुआ है ये गिरा है, बट मार्केट ओवरऑल ग्रो किया है। तो ये इसको देखना। ठीक है, बेसिकली ये वोलेटिलिटी के बारे में बात करता है। मैं अभी भी वोलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस नहीं किया ऑप्शन में, मैं डिस्कस करूंगा वोलेटिलिटी, तब आपको मैं इंडिया बेस के बारे में और बताऊंगा। इसमें बहुत सारा वोलेटिलिटी होता है, मार्केट वोलेटिलिटी होता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होता है। सो चलो ठीक है, जब मौका आएगा बताऊंगा। अभी क्या है ना, आज बस इसलिए मेरे दिमाग में आया और मैं बोल दिया कि बहुत लोग देख सोचना चाहता है कि सर मार्केट में क्या होगा, तो चलो मैं आपको एक ट्रिक्स दिया कि इंडिया विक्स को फॉलो करो, ये अगर गिरे तो मार्केट बढ़ने का चांसेस ज्यादा हो जाए। अच्छा, तो इसमें अभी डेल्टा के बेसिस में हम लोगों ने जो कल यस्टरडे वाले क्लास में देखा था कि मार्केट जब जब सॉरी प्रीमियम जब जब बढ़ रहा है 140 से 144 सॉरी 144 से 149, ठीक है, 149 से उसके बाद चला गया था 133 पे गिर गया था। ठीक है, तो ये जो प्रीमियम का बढ़ना और गिरना, इस पे डेल्टा हमें कैसे हेल्प करेगा? मैंने बेसिकली देखो, जब आप किसी प्रीमियम को परचेस करते हो, मैंने बेसिकली जब आप कॉल ऑप्शंस को बाई करते हो, से फॉर एग्जांपल किसी कोई सोच रहे कि हम 133 में बाई करेंगे, तो थोड़ी ना उसको पता है कि वो कितना दूर तक जाएगा, इतना तो पता नहीं है। हाँ, एक चीज वो पता जरूर करता है, दैट इज की डायरेक्शन, कि आर यू बुलिश अबाउट मार्केट। ठीक है,
उसको एक डायरेक्शन का एक आइडिया वो लगाता है कि अगर वो बुलिश है तो 133 से ये आगे बढ़ेगा, माने मे बी 140 तक जा सकता है, मे बी 145 तक जा सकता है। इफ यू आर बियरिश तो फिर 133 से नीचे गिर सकता है। डायरेक्शन पता करना अलग चीज है। डायरेक्शन आपको टेक्निकल एनालिसिस समझाता है, इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट समझाता है, फंडामेंटल एनालिसिस समझाता है, जिसपे आपका डायरेक्शन मैटर करता है। लेकिन डेल्टा का डेटा आपको नॉर्मली ऐसे मिल जाता है। से फॉर एग्जांपल, चलो मैं आपको डेल्टा का डेटा कैसे ट्रैक करना है। ये देखो, अभी मैं डेटा ट्रैक कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आपको इसको रीड करना भी समझाऊंगा, ठीक है। जैसे जब स्ट्राइक प्राइस 21,800 का है, 21,850 का है, 21,900 का भी है, ठीक है। अच्छा रिसेंट में आ जाओ, 22,550 जो करंट मार्केट चल रहा है, ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा और लेके आते हैं से नीचे, 22,600 में भी देखो, ये तो स्ट्राइक है। तो ईच स्ट्राइक पे और निफ्टी करेंटली कहाँ चल रहा है, दिस इज दी स्पॉट मार्केट। ये क्या ऑप्शन चेन में जाके क्या? यस सर, ऑप्शन चेन में जाके ही तो किया मैंने, ठीक है। ऑप्शन चेन में जाके ही मिल गया सर। आपको मिल जाएगा किसी भी ऑप्स्टॉक्स में भी मिल जाएगा, ज़ीरोधा में भी मिल जाएगा, ठीक है। आप जस्ट इसको ओपन करोगे, टेक्निकल्स को, ऑप्शन चेन को क्लिक करोगे, ऑप्शन चेन के क्लिक करते ही आपको ये चीज दिखेगा, ठीक है। इसमें जाके आपको यहाँ पर ये देखो डेल्टा का डेटा दिखेगा। मैं आपको फिलहाल कॉल में दिखा रहा हूँ, फिर मैं पुट में जाता हूँ। कल मैंने कॉल पढ़ाया पर आप लोगों को बताया नहीं था कि डेल्टा चेक कैसे होता है। ये देखो, ये रियल टाइम डेटा है, यहाँ पर दिख रहा है। क्या लिखा है, डेल्टा लिखा है ना सर, ठीक है। अगर मैं इसमें क्लिक करूंगा तो डेल्टा के बारे में भी थोड़ा सा बताएगा, ठीक है। जो लोग, क्या लिखता है, change in options price with 1 rupee change in stock price, change in option price with 1 rupee change in stock price। बोलिए क्या ना बोले तो, किसके पास, किसके पास जाना है? अच्छा मेरे से बात हुआ है, थोड़ा बैठो ना, अभी क्लास चल रहा है मेरा, अभी थोड़ा सा मेरा क्लास चल रहा है। अगर आप चाहते हो तो बैठ सकते हो, मैं यहीं पर बात करना है, 4th फ्लोर पे नहीं जाना है, ठीक है। मैं दिया था तो आपको, नहीं आप उनको ज्यादातर केस में जिनका बॉयज रहता है उन्हीं का गर्ल्स पीच भी रहता है। आप एक काम कर सकते हो, 206 चले जाओ यहाँ से, टोटो या रिक्शा करके 5-10 मिनट, टोटो में 5 मिनट लगता है, ठीक है। किसी को पूछिए 206 ब्रिज जाना है, रिक्शा वाले को, या कैब भी करेंगे तो 206 ब्रिज, जो यहाँ पर सॉल्टलेक केस्टोपुर का एक कनेक्टर है, वहां पर आपको बहुत सारा पीजी दिख जाएगा। किसी को भी पूछिएगा गर्ल्स पीजी दिखा देगा। 206 ब्रिज, ब्रिज रिक्शा वाले को बोलेंगे, रिक्शा वाला पहुंचा देगा आप। देखो सर, फॉल डेल्टा में क्या बोलता है, चेंज इन ऑप्शन प्राइस विद 1 रुपी चेंज इन स्टॉक प्राइस इफ नथिंग एल्स चेंज, ठीक है। इफ नथिंग एल्स चेंज, अगर कुछ भी नहीं चेंज होता है, डेल्टा ऑफ 1500 रुपीज पर लॉट मीन्स इफ यू बॉट 1 lot of options you gain 1500 rupees when stock goes up by 1 rupees। में अगर लॉट लेते हैं तो अगर स्टॉक प्राइस में अगर 1 रुपया बढ़ता है तो आपका 15 रुपीज का गेन होगा, गेन हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन ऑप्शन प्राइस विद 1 रुपी चेंज इन स्टॉक प्राइस, ठीक है। स्टॉक प्राइस में 1 रुपए का चेंज होगा तो ऑप्शंस प्राइस में भी 1 रुपए का चेंज होगा। इफ नथिंग इज चेंज, अगर कुछ भी चेंज नहीं होता है, एग्जांपल डेल्टा ऑफ 1500 रुपीज पर लॉट, एक लॉट का प्राइस मानो 1500 है, means if you bought 1 lot of options you gain 1500 rupees when stock goes up by
1 rupees and lose 1500 rupees when stock goes down by 1. जहां पर आप 1500 गेन कर सकते हो वहां पर 1500 आप 1500 अगर आप गेन भी कर सकते हो तो 1500 आप लॉस भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है सर? ठीक है, चलो अभी मैं आपको उसी चीज को और थोड़ा सा इलाबोरेट करता हूँ। तो लास्ट दिन ये समझ में आया था कि बिटवीन 0 एंड 1 फॉर ए कॉल ऑप्शन, है ना, डेल्टा का जो वैल्यूएशन है वो 0 से 1 के बीच में होता है। जैसे अभी जो ऑप्शन चेन ओपन था इसमें डेल्टा का वैल्यू आप देखो कहाँ चला गया डेल्टा, ये देखो कभी 6 बता रहा है सर, ये तो भेगा हो गया, ये रहा डेल्टा 0.87 1 0.89 0.89, ठीक है, 0.82 0.77, ठीक है, आपको डिफरेंट डेटा पॉइंट दिख रहा है। फिर आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको 0.59 0.57, ठीक है, अलग अलग डेटा पॉइंट दिख रहा है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि ये 0 से 1 के बीच में इसका चलता है, ठीक है। सर एक सेकंड होल्ड करो तो, एक सेकंड। तो सर 0 से 1 ये तो डेल्टा का एक बेसिक स्केल है, ठीक है। अब बेसिक स्केल के ऊपर बेस करके हमें ये समझ में कल आ गया था कि कितना चेंज हो सकता है मेरा प्रीमियम का वैल्यू, ठीक है। जैसे कल ये चीज देख चुके थे कि जब 10:55 पे मेरा 8,288 का मेरा पॉइंट चल रहा था किसी स्ट्राइक का, ऑप्शन स्ट्राइक मैंने चूज किया था 8250 का और मेरा प्रीमियम चल रहा था 133 का। तो अगर डेल्टा फॉर कॉल ऑप्शन 0.55 है और अगर मुझे लगता है कि 3:15 में मार्केट बुलिश होगा और 8,310 तक पहुंच सकता है, तो ऑप्शंस प्रीमियम 3:15 में 133 से कितना दूर तक जा सकता है। इफ आई एम वेरी पॉजिटिव, अगर मार्केट 22 पॉइंट में चेंज होगा तो 22 पॉइंट चेंजेस के साथ आप डेल्टा को इंटू करो, ठीक है। तो डेल्टा को अगर 22 पॉइंट इंक्रीज के साथ आप इंटू करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा दैट इज मे बी 12.1। इसका मतलब ये होता है सर कि अगर मार्केट आपके हिसाब से चेंज होता है, देखो आप देखो ये बुलिशनेस या बेयरिशनेस ये डेल्टा आपको नहीं बोलेगा, ठीक है। बुलिशनेस बेयरिशनेस डेल्टा आपको नहीं बोलेगा। डेल्टा आपको जो बोलेगा वो है कि कितना वो चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर आप बुलिश हो तो प्रीमियम भी बुलिश होगा, अगर मार्केट बुलिश होगा तो प्रीमियम भी बुलिश होगा। जैसे आज जब मार्केट ओपन हुआ था, अगर मैं आज का ही आपको दिखाऊं, जब आज मार्केट ओपन हुआ था से फॉर एग्जांपल निफ्टी, फिर आप देखो 22,000
500 जून का कॉल ऑप्शन, ठीक है। तो आज जब मार्केट ओपन हुआ था तो ओपन होते ही प्रीमियम थोड़ा सा ग्रो किया था, उसके बाद मार्केट गिरा है सर, ठीक है। ये देखो, ये 31 है, 431 अभी चल रहा है ना, ये मोटा मोटी आई थिंक, एक सेकेंड, 315 915, ये देखो मार्केट आज ओपन हुआ था अपर लेवल, यानी स्टार्ट ही हुआ था 450 से 500, मैंने 500 पहले ही दे दिया था, कल क्लोज इधर हुआ था, आज स्टार्ट होके एकदम सीधा चला गया था अराउंड 500 पे, तो 50 का गेन पहले ही दे दिया था। तो मार्केट स्टार्टिंग में क्या था, बुलिश था, उसके बाद वो बुलिशनेस थोड़ा सा थम गया है, इसलिए प्रीमियम गिर के वापस 432 में आ चुका है। सो व्हेन मार्केट इज बुलिश, प्रीमियम इज आल्सो बुलिश, इफ मार्केट इज बेयरिश, प्रीमियम इज आल्सो बेयरिश, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि प्रीमियम बुलिश होगा कि बेयरिश होगा, वो तो मार्केट को जैसे हम लोग समझते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टॉक का मूवमेंट को जैसे समझते हैं, प्रीमियम का मूवमेंट को भी सेम समझेंगे, लेकिन प्रीमियम कितना बदल सकता है इसका आइडिया, इसमें क्या होगा, आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन आप पहले से कर सकते हो, अगर मेरा ट्रेड ठीक ठाक होता है तो मैं कितना कमा सकता हूँ। इसमें ये पता चल गया था कि सर आप 12% एक्स्ट्रा कमा सकते हो। तो सिमिलरली ये भी देख चुके थे कि अगर मार्केट नेगेटिव होता है, अगर बाई चांस मार्केट पॉजिटिव ना होके नेगेटिव हो जाता है तो प्रीमियम कितना गिर सकता है। तो 133 का प्रीमियम गिर के 48.4 में चला गया था, तो हमें ये पता चला था कि प्रीमियम गिर के 84.6 में चला गया, ठीक है। तो ये चीज हमें पता कल चल गया था, ठीक है। अब मैं आज आपको एक न्यू टॉपिक में लेके जाता हूँ, ठीक है, कि प्रीमियम वैल्यू के ऊपर बाकी और भी चीजें हैं और डेल्टा को और भी आपको समझने का जरूरत है, ठीक है। चलो, तो लास्ट दिन का डिस्कशन जिसको मैंने आज थोड़ा सा रिपीट किया डेल्टा के बारे में, as you can see from the above two examples, the delta help us evaluate the premium value based on the directional move in the underlying। माने directional move in the underlying माने अगर निफ्टी ग्रो करेगा, if निफ्टी ग्रोस तो प्रीमियम माने मेरा जो ऑप्शन है वो भी ग्रो करेगा, अगर निफ्टी गिरेगा तो ये भी गिरेगा। तो इसलिए क्या बोलता है कि delta help us evaluate the premium value based on the directional move in the underlying. This is extremely useful information to have while trading options. For example, assume you expect a massive 100 points up move on Nifty. Suppose आप एक 100 points up move देखते हो निफ्टी, आपका एक्सपेक्टेशन है कि एक 100 पॉइंट का मूव निफ्टी में मेरे को देखने को मिलेगा। बात को समझो सर कि व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग 100 पॉइंट्स मूव इन निफ्टी एंड बेस्ड ऑन दिस एक्सपेक्टेशन यू डिसाइड टू बाय एन ऑप्शन। सिंपल है ना, अगर तुमको लग रहा है कि निफ्टी ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली तुम बाई करोगे, है ना। देयर आर टू कॉल ऑप्शंस एंड यू नीड टू डिसाइड व्हिच वन टू बाय। जैसे यहाँ पर कॉल ऑप्शन एक है जिसका डेल्टा है 0.05 और एक कॉल ऑप्शन 2 है जिसका डेल्टा है 0.2। मैंने आपको अभी ऑप्शन चेन में दिखा रहा था कि डिफरेंट कॉल ऑप्शंस का डिफरेंट डेल्टा होता है, डिफरेंट कॉल ऑप्शन का डिफरेंट डेल्टा होता है। जैसे यहाँ पर कितना सारा स्ट्राइक्स है, ठीक है, इतना सारा स्ट्राइक के ऊपर कितना सारा डेल्टा, अलग अलग स्ट्राइक का अलग अलग डेल्टा तो दिख रहा है ना सर। तो सिमिलरली एक चीज आपके सामने अभी गिवन, उसके बाद घर पे आपको अलग अलग चेक करना है, ठीक तो जाओ पहले, ठीक है। ऐसे आगे स्ट्रेटेजी बढ़ाएंगे ना तो इसका प्रैक्टिकल यूज भी आपको देखने को मिलेगा। प्रैक्टिकली समझने का कोशिश कर रहा है सर, इंफॉर्मेशन तो हजारों होता है बट इंफॉर्मेशन को रीड कैसे करना है। मार्केट ओपन करोगे, सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, इतना इन्फॉर्मेशन है, पर उसको रीड कैसे करना है, मैंने बेसिकली जिसको बोलते हैं रीड तो नहीं, मैंने बेसिकली रीड मैंने पढ़ना होता है, लेकिन रीड का मतलब मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि इंटरप्रेट कैसे करेंगे, मैंने कहना क्या चाहते हो। मार्केट को पूछना है कि तुम इतना सारा चीज दिखा तो रहे हो पर तुम कहना क्या चाहते हो। अगर वो क्या कहना चाहता है अगर ये समझ में आ जाए तो फिर आपके लिए भी इजी हो जाता है या कॉम्पेरेटिवली इजी हो जाता है कि आप डिसीजन ले सकते हैं। तो एक कॉल ऑप्शन जिसका डेल्टा है 0.05 एंड दूसरा कॉल ऑप्शन जिसका डेल्टा है 0.2। नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच ऑप्शन विल यू बाय, किसको आप बाय करोगे, 0.2 वाले को कि 0.05 वाले को। बिग क्वेश्चन ना सर, बड़ा सवाल है, समझने का कोशिश। इस क्वेश्चन का आंसर कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे डिपेंड करता है। सर आपने क्या समझा था कि मार्केट कितना पॉइंट में मूव करेगा,
100 पॉइंट्स। कॉल ऑप्शन 1 का डेल्टा कितना है 0.05। तो अगर प्रीमियम चेंज होता है फॉर कॉल ऑप्शन 1 तो 100 पॉइंट में मूव करेगा तो 100 इंटू 0.05, तो 100 इंटू 0.05 माने 5। और कॉल ऑप्शन 2 का डेल्टा कितना है 0.2, तो चेंज इन प्रीमियम कितना हो जाएगा 100 इंटू 0.2, तो कितना चेंज होगा आपका 20 पॉइंट्स। तो एज यू कैन सी एक ही 100 पॉइंट्स का मूव वो तो फिक्स्ड है। जैसे ऐसे रियल लाइफ में 100 पॉइंट्स का मूव आप फिक्स तो नहीं कर सकते, वो आप एक एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ से मार्केट अगर 100 पॉइंट बढ़ सकता है कि 150 पॉइंट बढ़ सकता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बट आपको एक असम्पशंस लेके चलना पड़ेगा आपके पर्सनल माने खुद के पर्सपेक्टिव से कि अगर 50 पॉइंट में बढ़ा या 100 पॉइंट में बढ़ा तो मेरे को क्या मिलेगा। मार्केट को थोड़ी ना आप पकड़ के रख सकते हो कि भाई तुम 100 में ही बढ़ना, इससे ज्यादा मत बढ़ना, ऐसा तो तुम नहीं बोल सकते ना। लेकिन पॉइंट इज दैट ये दोनों केस में मार्केट का मूवमेंट 100 पॉइंट्स में भी हुआ है, हैज डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑप्शंस। बट किसी में 5% का प्रीमियम का ग्रोथ हुआ, बट किसी में 20% का ग्रोथ हुआ। In this case, clearly the trader would be better off buying call option 2. अगर आप ट्रेडर हो तो आप कौन सा चूज करोगे 5% की 20%? जिसमें तुमको 20 में ही तुमको पैसा ज्यादा मिलेगा ना, तो तुम 20 ही चूज करोगे ना, ये कॉमन सेंस है। तो डेल्टा से बेसिकली স্যার आपको তাহলে মার্কেট যদি 100 পয়েন্ট নিচে পড়ে তাহলে তো 20 টাকা লসও হবে সেরকম ভাবে। ऑब्वियसली और को समझ गया कि नॉर्मली, लेकिन सर और को बेसिकली बोल रहे हैं कि अगर मार्केट गिर जाता है तो 20 रुपीज लॉस भी तो हो जाएगा। दैट्स ट्रू। तो दिस शुड गिव यू अ हिंट द डेल्टा हेल्प्स यू सिलेक्ट द राइट ऑप्शन स्ट्राइक टू ट्रेड। ऐसे आप लोग हमेशा मेरे को पूछते हो ना सर कि कौन सा स्ट्राइक चूज करना चाहिए। जब हम लोग बेसिक्स ऑफ कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस पढ़ रहे थे एकदम बेसिक्स में, क्या कब लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, कॉल क्या है, पुट क्या है, तो बहुत लोग मेरे को बार बार पूछते थे स्ट्राइक कौन सा ले, एटीएम ही ले ले क्या। ज्यादातर केस में एटीएम से एग्जांपल होता था, तो सब पूछते थे एटीएम ले ले क्या। सर ये आंसर नहीं था, मैं तब भी आपको बोलता था कि एटीएम ही लेना है ऐसा कोई बात है। अब आप देखो कि आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कहाँ है, ठीक है। बट ऑफ कोर्स देयर आर मोर डायमेंशन टू दिस व्हिच विल एक्सप्लोर सून। माने इसका भी और भी डायमेंशंस है, ठीक है। आपको मैं बोला ना सर कि डेल्टा, गामा, थीटा, डीके ये सब अलग अलग फोर्स हैं। तो एक फोर्स के ऊपर बेस करके पूरा चीज नहीं समझा जा सकता, बट हाँ कुछ तो जरूर समझा सकता। फिलहाल डेल्टा में फोकस कर रहे हैं तो डेल्टा को समझने का कोशिश कर रहे हैं कि डेल्टा का फोर्स कैसे मार्केट में आपको हेल्प करेगा। ओनली डेल्टा इज वेरी एनफ टू ट्रेड, बट बाकी चीज भी जान लेना चाहिए। क्या है ना, जब तक एक हॉलिस्टिक नॉलेज ना हो, हॉलिस्टिक समझते हो ना, हॉलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल, ठीक है। जब तक ओवरऑल नॉलेज ना हो ना, तो आप कहीं ना कहीं एक गैप क्रिएट होता है और वो गैप आपको आगे बढ़ने नहीं देता। चलो अनदर पॉइंट्स। At this stage, let me post a very important question. Why is the delta value for call options bound 0 to 1? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे डेल्टा 0 से 1 के बीच में क्यों होता है? 1 क्रॉस करके 1.5, 1.2 ऐसा क्यों नहीं होता है? Why can't the call options delta go beyond 0 and 1? To help understand this, let us look at two scenarios. चलो दो सिनेरियो से आपको पता लग जाएगा कि 0 से 1 के बीच में डेल्टा क्यों रहता है। एक डेल्टा लेते हैं, डेल्टा ग्रेटर देन 1 फॉर कॉल ऑप्शंस, ठीक है। सिनेरियो 1 में डेल्टा ग्रेटर देन 1 फॉर कॉल ऑप्शंस। निफ्टी 10:55 में मानो 8268 पे चल रहा था, आपने एक स्ट्राइक चूज किया 825 से, जिसका प्रीमियम चल रहा था 133। डेल्टा ऑफ द ऑप्शंस अगर 1.5 है, ये जानबूझ के रखा गया सर, नॉर्मली नहीं होता है ना, नॉर्मली 1 से ऊपर नहीं जाता है। अगर 0 से 1 का स्केल आप यूज कर रहे हो तो 1 से ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप 0 से 100 का स्केल यूज करोगे तो जा सकता है, क्योंकि उसमें तो 10, 20, 30 ऐसा करके होता है, लेकिन 100 के ऊपर नहीं जाएगा। तब आप बोलोगे सर 100 के ऊपर नहीं जा सकता। इफ यू आर यूजिंग 0 to 100 स्केल, तब आप क्या बोलोगे कि 100 के ऊपर नहीं जाएगा। और इफ यू आर यूजिंग 0 to 1 स्केल, तो आप ये बोलोगे कि 1 के ऊपर नहीं जाएगा। तब ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मैंने कोई 0 to 100 स्केल में देख रहा है, 10 देख रहा है, तो 10 तो 1.5 से ज्यादा है, तो ये कोई बात नहीं हो सकती, ठीक है। कि क्योंकि वो पॉइंट में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो 1 का स्केल यूज कर रहा है। तो यहाँ पर पर्पसफुली 1.5 को हम लोग ले रहे हैं। 3:15 में हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 8310 पे चला गया, यह जाएगा, ठीक है।
सो व्हाट इज द लाइकली प्रीमियम 3:15 में? सर 3:15 में निफ्टी चेंज हुआ है 42 पॉइंट्स में। कैसे मिला सर? 1.5 मेरा डेल्टा था, ठीक है, और मैं जब मार्केट को चेक कर रहा था, मैंने बेसिकली 8268 माइनस 82 नहीं 8310 कितना होता है? होता है सर 42 होता है क्या? हाँ 30 40 42 होता है 42, ठीक है। तो 42 पॉइंट में निफ्टी चेंज हुआ है, तो आपका डेल्टा कितना है? 1.5 जो पर्पसफुली लिया गया है। तो 42 के साथ अगर 1.5 को इंटू करते हैं तो मेरा प्रीमियम कितना होता है? 63, ठीक है। सर क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर मेरा ओवरऑल वैल्यू चेंज हुआ है 42 और मेरा प्रीमियम चेंज हुआ है 63। The answer suggests that for 42 point change in underlying, the value of premium is increasing by 63 points. In other words, the option is gaining more value than the underlying itself. मैंने मेरा एक्चुअल चेंज अंडरलाइंग मैंने जिस एसेट पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो एसेट चेंज हो रहा है 42 पॉइंट पे, पर मेरा प्रीमियम चेंज हो रहा है 63 पॉइंट्स में। ये होना चाहिए क्या? तो बेसी हो रहा है। बेसी हो रहा है ना। मेरा एसेट चेंज हो रहा है, एसेट मैंने कॉल ऑप्शन, ठीक है। मेरा कॉल ऑप्शन जो मेरे को जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ, जो निफ्टी का कॉल ऑप्शन पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, उसका चेंज हो रहा है 42 पॉइंट्स पे, पर मेरा प्रीमियम बदल रहा है 63 पॉइंट्स में। ये कुछ लॉजिकल साउंड नहीं कर रहा है ना। द ऑप्शन इज गेनिंग मोर वैल्यू देन अंडरलाइंग इटसेल्फ। रिमेंबर द ऑप्शन इज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। It derives its value from its respective underlying, and it can never move faster than the underlying. मैं जिस एसेट के ऊपर तुम्हारा ट्रेड हो रहा है उससे ज्यादा वो कैसे जा सकता है? वो जितना जाएगा उसके अंदर ही उसका मूव रहेगा। माने अगर मार्केट 42 पॉइंट्स में मूव करता है तो प्रीमियम उसके हिसाब से उसके अंदर ही रहेगा, उससे ज्यादा कैसे जा सकता है? इक्वल रहे सर, इक्वल हो सकता है, बेसिक नहीं। बेसिक कैसे होगा? जिसके बेसिस में तुम ट्रेड ले रहे हो वो ज्यादा हो जाएगा और तुम्हारा प्रीमियम उससे वो कम हो जाएगा, प्रीमियम ज्यादा हो जाएगा। ये मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। मैंने डेरिवेटिव का जो मैथमेटिकल अप्रोच है उससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये प्योर एकदम मैथमेटिकल जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट होता है कि क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब मैंने बेसिकली इसको ऐसे बोल सकते हैं, मैंने डिराइव का मतलब क्या, जैसे हम लोग माँ बाप से जन्म लेते हैं ना सर, तो हम लोग माँ बाप से बड़ा हो सकते हैं। माँ बाप हमारा अंडरलाइंग एसेट है जिससे हम जन्म लेते हैं, तो उनसे बड़ा कैसे हो जाएंगे? एटलीस्ट जन्म लेते तो नहीं हो सकते। मैंने साइज का बात है अगर मैं, कभी ऐसा हो सकता है कि माँ के साइज से बच्चा बड़ा हो रहा है? इट्स नॉट पॉसिबल ना, किसी भी चीज में संभव नहीं। जैसे सोलर सिस्टम में अगर मैं बात करूं, हम लोग सन के पार्टनर है ना, अर्थ, फिर आपका जुपिटर, जितना भी हम लोग का ये, किसी का भी साइज सन से ज्यादा है क्या? मार्स, सैटर्न, किसी का भी साइज सन से ज्यादा है क्या? क्योंकि हम सब डिराइव किससे करते हैं? अर्थ डिराइव करते हैं सन से, जुपिटर डिराइव करते हैं सन से, मार्स भी सन से, सैटर्न भी सन से। तो जिससे डिराइव हुआ है वो अंडरलाइन है, यानी सन इज आवर अंडरलाइन, और हम उनके ऊपर बेस करके हैं, तो हम सन से बड़ा कैसे हो सकते? आज तक तो ये चीज प्रूफ हुआ नहीं है ना सर। तो बस इसी तरह का बहुत एग्जाम्पल क्रिएट किया जा सकता है कि अंडरलाइन से बड़ा संभव नहीं है। तो अगर अंडरलाइन से बड़ा संभव नहीं है तो फिर ये कभी भी 0 से 1 से ज्यादा नहीं जा सकता। इट्स अ मैथमेटिकल अप्रोच, और ये मैथ्स एक्चुअली जिंदगी से जुड़ा हुआ चीज है। अगर कोई फील करे तो फील जरूर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इफ डेल्टा इज 1 व्हिच इज मैक्सिमम डेल्टा वैल्यू, इट सिग्निफाइज दैट ऑप्शन इज मूविंग इन द लाइन with the underlying which is acceptable, but value higher than 1 does not make sense। मैंने जैसे तुमने बोला कि सर उसके एकदम मैंने समान जा सकता है, आंसर इज यस, जा सकता है, ठीक है, बट उसके ऊपर नहीं जा सकता। But a value higher than 1 does not make sense। For this reason, on delta of an option is fixed to a maximum value of 1 or 100। मैंने या तो मैक्सिमम 1 होगा या फिर मैक्सिमम 100 होगा अगर 0 का 100 स्केल यूज करें तो। So let us extend the same logic to figure out the
क्या डेल्टा 0 से नीचे जा सकता है? नेगेटिव होता है। सर पुट ऑप्शन क्यों होता है, नॉर्मल में नहीं? पुट में लगाया जाता है, उसका भी रीजन है, बताएंगे सर। लेकिन नॉर्मली क्या डेल्टा 0 से नीचे आएगा? मान के चलते हैं कि किसी का डेल्टा मैं ले लेता हूं -0.2, ठीक है। जब मेरा निफ्टी चल रहा था 8288 में, मैंने स्ट्राइक चूज किया 8300 में, मैंने प्रीमियम देखा 9 टका, और डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन अगर 0.2 है और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 8200 तक पहुंचेगा। मैंने जब मार्केट स्पॉट मार्केट में चल रहा था 8288 में, और मार्केट पहुंच जाएगा 8200 में, एक्सपेक्टेड टू रीच, मैंने मार्केट गिरेगा, ठीक है। पुट के लिए क्या? नहीं, कॉल के लिए ही है, ठीक है, कॉल के लिए ही है सर। पुट यहाँ पर बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर कॉल पे पुट पे बात नहीं कर रहा हूँ, सब कॉल ऑप्शन है। मार्केट गिर रहा है, मैंने बेसिकली एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट गिरेगा, और हमने यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन देख रहे हैं 0.2, ठीक है। तो अगर 3:15 में मार्केट 8200 में क्लोज हो सकता है, तो निफ्टी कितना पॉइंट में चेंज होगा? 8288 माइनस 8200, तो 88 पॉइंट में, मैंने 88 पॉइंट्स में। तो अगर मैं 88 को 0.2 के साथ माइनस मैंने इंटू कर दूं -0.2 के साथ, 0.2 के साथ, तो मेरा 17.6 आता है। कितना आता है सर? 17.6। और क्योंकि इसमें माइनस साइन तो है ना सर, तो -17.6। तो मेरा प्रीमियम चल रहा था 9 टका, इसमें अगर 17 टका 6 पैसा नेगेटिव हो जाए तो -17.6 + 9, तो मेरा हो जाता है -8.6। As you can see this, when the delta of a call option goes below 0, there is a possibility the premium to go below 0. प्रीमियम 0 के नीचे तो नहीं जा सकता। 0 के नीचे जा सकते हैं, लेकिन तो फिर लॉस दे दो। लॉस होगा नहीं ना, नेगेटिव नहीं होता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा, नेगेटिव नहीं होगा। So at this point, do recollect the premium irrespective of a call or put can never be negative. प्रीमियम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो 0 से लेके मैक्सिमम जितना हो सकता है जा सकता है, पर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इसीलिए क्या कॉल और पुट को साथ में लेते हैं? नहीं, कॉल और पुट को साथ में लेने का जरूरत नहीं है। तुम जब कॉल को देख रहे हो सिर्फ कॉल को ही देख रहे हो। कॉल को जैसे हम लोग एक जगह बाई करते हैं, तो यहाँ पुट को सेल भी। नहीं, कॉल को जब तुम बाई करते हो, कॉल को तुम सेल भी कर सकते हो। सिमिलरली पुट को तुम बाई भी कर सकते हो। जैसे कल जब मार्केट गिर रहा था तो काफी लोगों ने पुट बाई किया ना। पुट बाई तब किया जाता है जब मार्केट गिरता है, और कॉल बाई तब किया जाता है जब मार्केट बढ़ता है, हाँ, ठीक है। तो आप कॉल बाई करो, पुट बाई करो, वो तो मार्केट डायरेक्शनल मूवमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि प्रीमियम में इंपैक्ट क्या पड़ता है, और डेल्टा क्यों 0 से 1 के बाहर नहीं जाता। क्योंकि अगर डेल्टा को 0 से 1 के बाहर तुम लेके जाओगे तो उसका इंपैक्ट तुम देखो। ऐसे इसके साथ आप लोगों का ट्रेडिंग का डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, पर बेटर क्लैरिटी के लिए आपको ये चीज समझाया गया कि क्यों डेल्टा 0 से 1 के बीच में रहता है। मैं आशा करता हूं कि बात सबको समझ में आया सर। क्या आया ना सर समझ में? बोलो। हाँ सर। अब अनदर पॉइंट सामने आता है, सर ये डेल्टा का वैल्यू कौन डिसाइड करता है? हु डिसाइड द वैल्यू ऑफ डेल्टा? सर इसके लिए एक फेमस फॉर्मूला है जो बार बार मैं आप लोगों को पहले भी बोला था। द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज वन ऑफ द मेनी आउटपुट्स फ्रॉम द ब्लैक एंड स्कोल्स ऑप्शन प्राइसिंग फॉर्मूला। ये फाइनेंस का एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है जिसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये फॉर्मूला सिखाऊंगा, ठीक है। ब्लैक स्कोल्स फॉर्मूला टेक्स इट्स बंच ऑफ इनपुट्स एंड गिव्स आउट अ PQ आउटपुट। द आउटपुट इंक्लूड्स द ऑप्शन डेल्टा वैल्यू एंड अदर ग्रीक्स। अदर ग्रीक्स माने थीटा, गामा, इस सब के बारे में भी बात करता है। तो जैसे बाकी सब ग्रीक्स हो जाएगा ना, मैंने जैसे अभी मैं आपको डेल्टा पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मेरे को गामा बताना है, थीटा बताना है, डीके बताना है। जब ये सब बता दूंगा फिर जाके मैं आपको ब्लैक स्कोल्स फॉर्मूला समझा सकता, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली ब्लैक स्कोल्स फॉर्मूला ये सभी का एक मिलीजुली एक कॉन्सेप्ट है। सर फिलहाल क्या समझ में आया? फिर एक टेबल समझ लो सर, अप्रोक्सीमेट डेल्टा वैल्यू फॉर ए गिवन ऑप्शंस। अगर मोटा मोटी ये अप्रोक्सीमेट है, मैंने एग्जैक्टली कभी कभी आपको मार्केट में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल सकता है, बट मोटा मोटी पर्पसफुली अगर देखा जाए तो बिहेव कुछ ऐसा ही होता है। अगर जैसे आप लोगों को पता है, मैंने मनीनेस में आपको समझाया था कि देयर इज 3 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस मनीनेस। एक ATM होता है, एक OTM होता है, और एक ITM होता है।
लेकिन थोड़ा और बेहतर मैंने और इलाबोरेट किया जाए तो एक डीप आईटीएम भी होता है और एक डीप ओटीएम भी होता है। और नॉर्मल ओटीएम को स्लाइटली ओटीएम और नॉर्मल आईटीएम को स्लाइटली आईटीएम कहा जाता है। मतलब जो एटीएम के थोड़ा पास है दैट इज कॉल्ड स्लाइटली आईटीएम, और जो थोड़ा सा ओटीएम के आसपास है उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइटली ओटीएम। तो मार्केट में देखा जाता है कि अगर आप कॉल ऑप्शंस, फिलहाल कॉल पे फोकस करो, पुट में बाद में बात करते हैं। पुट में क्यों माइनस साइन दिया जाता है इस पे भी मैं चर्चा करूंगा। अगर डीप आईटीएम है तो मोटा मोटी आपका डेल्टा वैल्यू 0.8 से लेके +1 तक। अगर आईटीएम है तो 0.8 से लेके 1 तक, 1 के बीच में नॉर्मली होता है। अगर स्लाइट आईटीएम है तो 0.6 से लेके 1 के बीच में होता है। अगर एटीएम है तो 0.45 से 0.55 होता है। अगर ओटीएम है तो मोटा मोटी 0.45 से 0.3 होता है। और अगर डीप ओटीएम है तो 0.3 से लेके 0 के आसपास होता है। चलो चेक करते हैं। ये आपको मैं रियल टाइम दिखा रहा हूँ सर, लाइव मार्केट में ही देखो आप। अच्छा, हम लोगों को क्या पता, ये जो येलो जोन है ये आईटीएम है। हेलो, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम, इसका पर्पस क्लियर होना चाहिए। जो मार्केट के आसपास होता है इसे एटीएम कहते हैं। जैसे करंट मार्केट चल रहा है 22,521 पे और 550 का स्ट्राइक यहाँ पर दिख रहा है, तो यू कैन से दैट दिस इज एन एटीएम ऑप्शन। इसलिए देखो इसको थोड़ा सा डीप करके रखा है, सॉफ्टवेयर ने इसको हल्का सा डीप करके रखा है। क्यों? क्योंकि एटीएम है, एट दी मनी जोन। एट दी मनी से आप जितना नीचे की तरफ जाओगे, ठीक है, मैंने जिस हाँ ऊपर क्या कर रहा था? हाँ मैंने नीचे, मैंने बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि वैल्यू वाइज, अच्छा अच्छा। ठीक है। ऊपर नीचे मैंने वैल्यू वाइज, जैसे ये 22,500, 450, 400, 350, 300, 250, 200, 150 ऐसे हो रहे हैं ना सर। तो आईटीएम माने बेसिकली येलो जोन, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं आपको आईटीएम जोन का दिखाऊंगा आप बस देखते जाओ कि जितना, जैसे डीप आईटीएम, जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डीप आईटीएम का नॉर्मली, डीप आईटीएम का नॉर्मली डेल्टा 0.8 से 1 के बीच में होता है। तो वही मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, क्या सच में ऐसा होता है। नॉर्मली हम लोग डीप आईटीएम को किसको बोलते हैं, माने जो मार्केट से थोड़ा दूर है ना, माने पेल येलो एरिया में, थोड़ा दूर एरिया में। ये देखो जैसे 21,000 है ना, ये सब डीप हो गया ना। देखो कितना है डेल्टा, 0.8, 0.96। ये देखो इसका कितना है 1, देख रहे हैं सर, 0.98, 1, 0.86, 0.80, 0.84। डीप डीप आईटीएम का डेल्टा हमेशा 0.8 से 1 के बीच में ही आपको मिलेगा, ठीक है। स्लाइट आईटीएम का डेल्टा मोटा मोटी वही 0.6 से लेके 0.6 से लेके 1 के बीच में रहेगा, माने काइंड ऑफ दिस एरिया। ये रहा, माने करंट मार्केट जहां है उससे थोड़ा ऊपर। ये देखो ये करंट मार्केट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइट आईटीएम, माने ये एरिया 22,300, 0.61, 0.59, 0.63, 0.64, ठीक है। वहां से लेके 1 तक जा सकता है, देख पा रहे सर। जब बात आता है एटीएम का तो ये नॉर्मली 0.45 से 0.55 के बीच में नॉर्मली देखने को मिलता है। तो चलो देख लेते हैं कहाँ है। 0.5 मैच कर रहे हैं ना सर। और जितना आप ओटीएम की तरफ भागोगे, जैसे ये व्हाइट जोन है, ये ओटीएम जोन है, जितना ओटीएम की तरफ आप आओगे ये और नीचे आता जाएगा, ठीक है। माने पॉइंट कितना सर, 0.3 से लेके या 0.45 से लेके 0.3 या 0.3 से लेके 0, ठीक है। डीप होगा तो और नीचे, तो यू कैन सी इट इजीली हियर। पॉइंट 49, 47, 45, 43, जितना नीचे आ रहे हैं 0 की तरफ बढ़ रहा है। 0.19 और नीचे आने दो सर, लास्ट में 0.08 में आके रुक, 0.08 मैंने ऑलमोस्ट 0 की तरफ बढ़। अब आपको डेल्टा का यूज तो आ गया सर। अब डेल्टा अगर इतना है और मार्केट मोमेंटम अगर इस पॉइंट से कितना चेंज हो सकता है, अगर आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो तो आप कितना फायदा कर सकते हो इसका भी आइडिया आपको लग जाएगा।
डेल्टा को यूज करना तो सिखाए बार। 550 चल रहा है ना, 22,550 चल रहा है, और वहाँ पे 24,050 20 4,050 किस में? लास्ट में जो है। देखो सर एटीएम कितना चल रहा है, मैं आपको एटीएम ही समझाता हूँ, बाकी आप खुद घर पे ट्राई करना। 22,550 चल रहा है, ठीक है। मानो आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट में बढ़ेगा, इफ यू आर बुलिश अबाउट मार्केट, तो अगर ये 100 पॉइंट में बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम कितना जा सकता है, जितना मान के चलो कि 100 पॉइंट्स में प्रीमियम भी बढ़ेगा, ये आपका स्ट्राइक है। तो अगर 100 पॉइंट में प्रीमियम बढ़ेगा तो आपका डेल्टा कितना है 0.52, ठीक है। तो अगर ये 100 पॉइंट में बढ़ेगा तो 100 इंटू 0.5, ठीक है। तो 100 इंटू 0.5 करने से कितना आता है 552 50, ठीक है। तो 50, अब मानो जो भी प्रीमियम आप पे करने जा रहे हो, ठीक है, सपोज इसका प्रीमियम का वैल्यू दिया है इधर, हाँ ये देखो कितना है 401, ये देखो 401 का प्रीमियम है। अगर मार्केट बुलिश होता है और अगर डेल्टा इसका 0.5 है तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं? 400 प्लस 50, 450 डायरेक्शन आपको समझना है, ये डायरेक्शन नहीं बताएगा। लेकिन वो तो डिफरेंस करके हम लोग निकालेंगे प्रीमियम। हाँ मैंने बेसिकली प्रीमियम यहाँ पर 400 दिखाया, ठीक है, ये 400 ये लास्ट डेटेड प्रीमियम है ना, और मैं यहाँ पर 50 कहाँ से निकाला। मार्केट अगर 100 पॉइंट में मूव देगा और डेल्टा अगर 0.5 है तो मेरा प्रीमियम 400 से 450 तक जा सकता है। अगर मार्केट 100 की जगह 200 पॉइंट में मूव देगा, अगर मेरा मानना है, तो अगर ये 200 पॉइंट का मूवमेंट देगा तो ये 400 से 200 इंटू 5 मैंने 100 पॉइंट में ये चेंज हो सकता है, मैंने 400 का प्रीमियम 500 जा सकता है। मार्केट जितना बुलिश होगा आपका प्रीमियम उतना ज्यादा मूव देगा, मार्केट जितना बुलिश होगा आपका प्रीमियम उतना ज्यादा बुलिश होगा। इसलिए वो मोमेंटम डे ढूंढना बहुत जरूरी है। इसीलिए सबको मैं बोल रहा हूँ कि सोमवार एंड मंगलवार आपको मोमेंटम डे मिलने का चांसेस है, एंड उसके बाद भी रहेगा थोड़ा, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहना, स्पेशली कॉल ऑप्शंस बाय के केस। इवन जब मार्केट गिरता है तब भी आपको मौका मिलता है, जैसे पुट ऑप्शंस में कल बहुत लोगों ने ट्रेड लिया था, मैं देखा। तो पुट ऑप्शंस के केस में जब आपको लगेगा कि मार्केट गिरेगा तो पुट में भी मौका मिलता है, कॉल बाय करके यानी पुट बाय करके। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। आप लोग सिर्फ ये डेटा नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन में बदल रहा है आपके माइंड पे। ये जितना सारा चीज आप देख रहे हो ये सिर्फ डेटा ही नहीं रह गया सर, अब धीरे धीरे आप ये सारा चीज इन्फॉर्मेशन में बदल जाएगा। जब डेटा को इंटरप्रेट किया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इन्फो हो जाता है, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन, बाकी चर्चा में पुट ऑप्शंस के कल करता। आज क्या पता चला सर कि डेल्टा क्या काम करता है। कल ये पता चला था कि डेल्टा का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, बट आज ये पता चल गया कि आखिर डेल्टा 0 से 1 के बीच में ही क्यों होता है, मैं कितना फायदा कर सकता हूँ, मोमेंटम क्या है। मेरे को और एक चीज इंपॉर्टेंट थी, सबसे इंपॉर्टेंट जो पता चला कि अलग अलग स्ट्राइक में क्यों अलग अलग डेल्टा होता है, और कौन से स्ट्राइक में डेल्टा क्या लेवल नॉर्मली शो करता है और क्यों, ठीक है। इसका और भी डिस्कशन बाकी है सर, खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ऑप्शन मार्केट में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है आपको कंसंट्रेशन के साथ करना है। नेक्स्ट क्लास में पुट समझाएंगे, उसके बाद बाकी चीजों में, ठीक है। ठीक है सर, तो फिर आज इतना ही है, बाय सर, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मंगलवार को बाय शायद सर। क्लास, मंगलवार को शायद क्लास हो भी सकता है ना भी हो सकता है, मैं आप लोगों को मैसेज करूंगा सर, ठीक है। ओके सर, ओके। ओके सर, बाय। इंजेक्शन के लिए क्या से उठाना दूर करने के। हाँ सर, हाँ निशा बोलो।